सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अणु बम के बारे में नहीं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 14 अणु बम के बारे में नहीं। पाठ परिचय जान लेते हैं। अणु बम के बारे में नहीं कहानी के द्वारा लेखक ने संयंत्र बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन पर बल दिया है। प्रत्येक देश यही सोच रहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने हमसे अधिक हथियार एकत्र कर लिए हैं। विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों का कारण भी केवल यही है। हथियारों की यह होड़ एक दिन हमारे समस्त ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति सभी का अंत कर देगी। तो बच्चों, ये जो पाठ है वो अणु बम के बारे में नहीं है, लेकिन केवल एक घटना के माध्यम से बताया है कि हम क्या करते हैं, हम केवल दूसरों के बारे में देखने लगते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, और फिर बदले में हम भी ऐसी कोशिश करने लगते हैं कि हम भी वो चीजें ले लें। और कई बार ये वाली भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे से द्वेष का कारण बन जाती है। तो यही देशों में होता है। एक देश कुछ हथियारों को बनाता है, ठीक है, फिर दूसरा वाला देश उससे रक्षा करने के लिए और ज्यादा हथियारों को बनाता है, और यही उनकी जो सोच है उनकी पूरी बुद्धि को खराब कर देती है। जितना उनके पास ज्ञान होता है विज्ञान होता है वो बुरे कार्यों में उसका प्रयोग करने लगते हैं, और आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, और समाज का बहुत बुरा होता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक क्या समझाने की हमें कोशिश कर रहा है। महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। दोनों एक ही गली के वासी थे। एक का घर पश्चिम में की ओर था तो दूसरे का पूरब की ओर, लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वे एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। तो कहानी है महेशपुर गांव की, जहां पर दो दुष्ट व्यक्ति रहते थे। दुष्ट यानी कि बुरे आचरण वाले दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक गली में ही रहते थे। एक का घर पश्चिम की ओर था, एक का पूरब की ओर। दोनों पड़ोसी थे, लेकिन दोनों में मित्रता नहीं थी। एक दूसरे पर शक किया करते थे, एक दूसरे पर संदेह रहता था उन्हें। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वे अक्सर उन्हें धोखा देते थे और लूट मार करते थे। गांव वालों से भी उनकी कोई अच्छी मित्रता नहीं थी, अच्छा आचरण नहीं था। वे और लोगों को धोखा देने का कार्य करते थे, लूट मार करते थे और इस प्रकार से धन को एकत्र करते थे। पश्चिम की ओर के घरवाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर ना लूट ले। तो जो पश्चिम की ओर जिस दुष्ट व्यक्ति का घर था उसकी जो पत्नी है उससे एक दिन कहती है, क्या कहती है वो, कि मुझे इस दूसरे वाले जो दुष्ट है उस पर शक है, कहीं ये किसी दिन सेंध लगा, जैसे चोर एकदम सेंध लगाकर बैठते हैं और एकदम से किसी पर हमला करके उससे लूट लेते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर सेंध लगाकर हमें लूट ना ले, हमारा सब कुछ ना ले ले। पूरब की ओर की घरवाले की औरत भी शंकित थी। वह भी अपने पति को सचेत करती हुई बोली, देखना यह आदमी किसी ना किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। और ऐसे ही सोच पूरब के घर में, पूरब की ओर जो जिसका घर था उस दुष्ट की पत्नी की थी, वो भी यही कहती रहती थी अपने पति से कि जरूर किसी ना किसी दिन हमारे ये घर में आग लगा देगा। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने अपने घरों में जमा कर ली और वे सदा एक दूसरे से डर कर रहने लगे। तो अपनी औरतों, अपनी पत्नियों की भाव से प्रभावित हुए वो लोग, उन्होंने अपने घर में खूब सारी लाठियां इकट्ठी कर ली, बंदूकें इकट्ठी कर ली, और इस प्रकार से उनको रख लिया कि अगर एक दूसरे ने हमला किया तो वो भी जवाब में हमला कर देंगे। वो एक दूसरे से डरे डरे से रहने लगे। तो ऐसा ही देशों के साथ होता है। अगर एक देश क्या करता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ तैयारियां करता है, तो दूसरा देश भी करने लगता है कि हो सकता है उनके अंदर यही डर समाया रहता है, ये सुरक्षा तैयारी कर रहा है तो कभी हमारे ऊपर हमला ना करते। ऐसे ही वो दोनों दुष्ट कर रहे थे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा, इस दुष्ट के पास तो ये चीजें हमसे भी अधिक है, इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं, तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली ने अपने पति से शंका प्रकट की। तब क्या किया जाए, पति ने पत्नी से सलाह मांगी। अब क्या हुआ, उन दोनों ने बंदूक इकट्ठी कर ली, लाठियां इकट्ठी कर ली, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को चिंता रहती थी। जो पश्चिम के घर वाले की पत्नी थी वो कहती है, इससे कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों के पास तो हमसे ज्यादा है, ये उनके पास तो गुंडे भी हैं। तो फिर वो अपनी पत्नी से ही पूछता है, तो मैं क्या करूं, वो सलाह मांगता है अपनी पत्नी से। पत्नी बताने लगी, तुम चिंता मत करो, मैंने एक मदारी से बात कर ली है, वह एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद करके हमें दे देगा।
उससे हम अपने पड़ोसियों से बचे रहेंगे। यदि हम उसने हमें नुकसान पहुंचाने की का जरा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया, पति ने प्रसन्न होते हुए कहा। लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। पत्नी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली है, मैंने एक मदानी से बात कर रखी है, वो हमें एक सांप को दे देगा पिटारी में बंद करके। अगर वो जो हमारा पड़ोसी है हमारा कुछ भी गलत करेगा तो हम उसके घर में सांप छोड़ देंगे। तो दुष्टू सोचने लगता है कि सांप हमारी बात क्यों मानेगा। वो पूछता है अपनी पत्नी से, तो पत्नी बताती है तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ ना कुछ खिलाते रहे तो वह हमारे कहे में हो जाएगा। पत्नी ने बताया। वो कहता है कि मुझे भी यही शंका थी, मुझे भी यही शक था कि सांप हमारी बात क्यों मानेगा। तो मदारी ने मुझे इसका समाधान ये बताया है कि अगर हम सांप को रोजाना कुछ ना कुछ खिलाते रहे तो वो हमारी बात मानने लगेगा। तो ऐसे ही होता है, क्या करते हैं हम अपने दूसरी जने को धोखा देने के लिए, दूसरे देश को धोखा देने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, जैसे आतंकवादी जो संगठन बनाए जाते हैं वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है, जैसे सांप को कुछ ना कुछ खिलाकर अपने पक्ष में किया जा रहा था। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से कार्य होता है एक कहानी के माध्यम से हमें लेखक। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चित रहे। तो वो पूछता है कि मदारी की बातों पर क्या हमें विश्वास करना चाहिए? तो पत्नी कह देती है हाँ, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वो विश्वासी है। बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पड़ाकर वह उसे पूरब की ओर के घर वाले को दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप हैं। तो जो मदारी था वो भी बहुत चालाक था। उसने यही सारी बातें दूसरे दुष्ट को भी बताई और उसको भी अपना जहरीला सांप भेज दिया। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों को ही पता चल गया कि हम दोनों के पास जहरीले सांप है। सारे गांव में यह बात फैल गई, लोगों ने विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है। लेकिन दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी। पश्चिम के घर वालों का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वाले हमारी तकलीफ को क्या जाने, हम सांप को अवश्य रखेंगे। जब ये बात पूरे गांव में फैलती है कि लोगों ने सांपों को पाल रखा है तो लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उन दुष्टों को तो केवल अपनी परवाह थी, किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, क्या कहना था, पश्चिम वालों का तो कहना था हम अपनी परेशानी खुद जानते हैं, गांव वाले हमारी परेशानी को नहीं समझ सकते, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम सांपों को जरूर रखेंगे अपने घर में। लेकिन जब पूरब के घर वालों ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों को मैं पिटारी के जला दे, तो पश्चिम के घर वालों ने कहा इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं, नहीं जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में बंद हो। इसके विपरीत पूरब के घर वाले का यह कहना था क्योंकि सांप का पालना पहले पश्चिम के घर वाले ने शुरू किया है, इसीलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। पूरब का घर वाला तो कहता है कि चलो हम सांप को पिटारी के साथ जला देते हैं। तो इस पे पश्चिम वाले ने कहा कि हो सकता है ये धोखा दे रहा हो, इसके घर में और भी सांप हो। और वाला कह रहा था कि पहले पश्चिम वाले ने सांप पाला था इसलिए पहले वो मारेगा। दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे थे, कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा ही होता है जब दो देशों में आपस में बनती नहीं, दोनों अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं और इससे नुकसान किसका होता है, जो वहां पर रहने वाले प्राणी हैं, जो जनता है उनका नुकसान होता है। गांव की पंचायत जुड़ी मगर इसमें भी इस बात पर कोई फैसला न हो सका। हाँ, खाने पीने के दौर खूब चले। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्टों को तो नींद ही हराम हो गई। पंचायत होती है लेकिन कोई भी बात का फैसला ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। सबकी नींद हराम हो जाती है, कोई भी चैन से सांस नहीं ले पा रहा था। साथ ही साथ वो दोनों दुष्ट भी परेशान थे। इस बीच उस गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो, इस झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा ही करे, लोगों का डर दूर हो जाएगा। यूं डरते रहने और रातों को जाकर स्वास्थ्य खराब करने से क्या लाभ। तो फिर गांव में एक महात्मा जी आ जाते हैं, वो भी उन दोनों को यही सलाह देते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि व्यर्थ में तुम लोग चिंता कर रहे हो, घबरा रहे हो, पहले एक दुष्ट अपने सांप को जलाते फिर दूसरा दुष्ट अपने सांप को जला दे, इससे समस्या का हल हो जाएगा। रात भर आप लोग जागते रहोगे तो आपकी तबीयत ही खराब होगी, आपका स्वास्थ्य ही बिगड़ेगा। उस साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह के आदमी है, यह तो हम ही जानते हैं।
पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली कहने लगी, यदि हमने अपना सांप जला दिया तो पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीला सांप छोड़कर हमें ही मार डालेगा। क्या कहते हैं, साधु बाबा की बात से भी उन्हें कुछ शांति नहीं मिलती, क्योंकि दोनों दुष्टों की पत्नियां उन्हें पता नहीं क्या क्या सलाह देती रहती थी। एक पश्चिम वाले की पत्नी कहती है कि अगर हमने अपना सांप जला दिया और उसने पूरब वाले ने ना जलाया और हमारे ऊपर सांप छोड़ दिया तो वो हमें ही मार देगा। इस प्रकार की पूरब की ओर पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी। उसने अपने पति से कहने लगी, देखती हूँ क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी एक ही हूँ। मैं उससे भी पहले पीछे की तरफ से जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ आऊंगी। पूरब वाले की घरवाली और भी तेज थी। वो उसने कहने लगी कि ये हमारे घर को जलाने की बात जरूर सोच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो ऐसा करेगा उससे पहले ही मैं उसके घर में सांप छोड़ दूंगी। इस तरह दोनों घर वालों को न दिन में चैन था न रात में नींद, दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे। अब दोनों को दिन रात चिंता सताने लगी, ये हमें मार देगा, वो कहने लगा वो हमें मार देगा। ना वो दिन में सो पा रहे थे ना रात में उनको चैन आ पा रहा था, और साथ ही साथ उन्होंने जो गांव वालों को परेशान कर रखा था वो अलग। अब इसका परिणाम उनका क्या हुआ, एक पहले उन्होंने एक एक सांप पाला था, वो कई कई सांपों को अपने घर में पालने लगे। यही होता है जब दो देशों की दुश्मनी होती है, वो अपने घर में अपने संगठनों को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यही समझाने की कोशिश की है कि क्या करते हैं हम, अगर हम युद्ध की तैयारी करते हैं कुछ भी करते हैं, हम दूसरों का बुरा तो बाद में करेंगे, पहले हम अपना ही बुरा कर रहे थे। जैसे वो दोनों दुष्ट, ना उन्हें दिन में चैन आ रहा था ना रात को आराम आ रहा था। लोगों में आतंक बढ़ता ही जा रहा था। माताएं चिंतित थी कहीं उनके बच्चों को सांप ने डस ले। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से यह कहने की न थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे, न कोई खेती पर ध्यान दे पाता था, न धंधे पर रोजगारों पर गया। तो क्या हो रहा था, लोगों में दिनों दिन जो डर था, आतंक था, भय था, वो बढ़ता जा रहा था। जो गांव के लोग थे, वहां पर जो स्त्रियां थी वो बहुत चिंतित थी। उनको डर था कि हमारे बच्चों को कहीं सांप ना डस ले, क्योंकि बहुत सारे सांप अब गांव में रहने लगे थे उन दुष्टों के घरों में। और लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, बहुत बुरे लोग थे, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कोई भी नहीं कह पा रहा था। यही होता है जनता के साथ, वो चाहती है अपने आप को बचाना संभालना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि देशों को तो क्या करना है, बस युद्ध ही करना है। उन्हें जनता की परवाह नहीं होती कि कितने लोग मर जाएंगे, उनके साथ कितना बुरा होगा। दोनों दुष्टों की पत्नियों का बुरा हाल था, और सब कुछ क्या था, दुख का माहौल था, सब परेशान थे, कोई भी काम धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया। अब ये भगवान का ही प्रकोप कहा जा सकता है। हम इसको प्रकोप भी कह सकते हैं और आशीर्वाद भी कह सकते हैं। प्रकोप यानी कि क्रोध, या फिर आशीर्वाद। गांव में एक बहुत बुरी स्थिति आ गई, अकाल टाइप से हो गया। क्या हुआ, गांव में एक महामारी फैल गई, बहुत बड़ी महामारी थी, जिसके कारण लोग मरने लग गए, और पूरा गांव धीरे धीरे समाप्त हो गया। वर्षों बाद अब पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव के अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती हुई थी, लेकिन और बहुत सालों के पहले की ये घटना थी। वर्षों बाद पुरातत्व यानी कि जो पुरानी चीजों की खोजबीन करते हैं, वो उस गांव के अवशेषों को, यानी कि जो दबे हुए हिस्से हैं उसको खोद खोद कर निकाल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, और वो इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि बहुत प्राचीन काल में यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन लेकिन के साथ लेखक इस बात को खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसे भगवान का प्रकोप हुआ कि ये गांव नष्ट हो गया। समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। तो हमारे पास जितनी भी विद्याएं हो, जितना भी ज्ञान हो, जितना भी हमने अध्ययन किया हो, पढ़ाई की हो, उसका एक ही परिणाम निकलता है कि हम अपनी बुद्धि को मर्यादा में रखें, हम अपनी बुद्धि को उतना ही प्रयोग करें जितनी की आवश्यकता है, और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। अगर वो दोनों दुष्ट आराम से रहते, अपनी बुद्धि का उतना ही प्रयोग करते जितनी आवश्यकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करते, गांव के बारे में भी सोचते, सबके कल्याण को सोचते, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही है, अगर सभी देश अपने अपने बारे में सोचे, अपना कल्याण की
भावना अपने अंदर जागृत करें, दूसरों का कल्याण भी सोचे, दूसरों से प्रेम करें और अपनी बुद्धि को उतना ही चलाएं जितनी आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, मर्यादा में रहें, तो किसी का भी बुरा नहीं होगा। हमें सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि आपस में परस्पर प्रेम सौहार्द रहना तथा कर्तव्य पालन करना, कि हम आपस में भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे और अपने कर्तव्यों को का पालन करते रहें। पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। टेंथ, चोर द्वारा चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया गया छेद, शंका, संशय, समाधान, किसी समस्या का हल, मय, सहित, समेत, प्रकोप, अत्यधिक क्रोध, उत्तेजना, पुरातत्व, प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन से संबंधित ज्ञान, निष्कर्ष, परिणाम, प्रागैतिहासिक, लिखित इतिहास से पहले का इतिहास, संयत, मर्यादित, व्यवस्थित। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न में से। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। दोनों पड़ोसी एक दूसरे पर क्या करते थे? शक, कटाक्ष, द्वेष, प्रेम। तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे पर शक करते थे। ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। उन पड़ोसियों ने क्या पाला? कुत्ता, बिल्ली, तोता, सांप। तो उन पड़ोसियों ने पाला था सांप। डी विकल्प सही है, लगा देंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, गांव में कौन आया? साधु, अधिकारी, स्वामी जी, कवि। तो स्वामी जी आए थे। सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। माताएं थी प्रसन्न, संतुष्ट, दुखी, चिंतित। तो माताएं थी चिंतित। डी विकल्प सही है, लगा देंगे डी विकल्प पर। माताएं थी चिंतित। गांव में क्या पड़ गया? अकाल, महामारी, सुकाल, इनमें से कोई नहीं। तो गांव में आ गई थी महामारी, जिससे कि पूरा गांव नष्ट हो गया था। बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखित प्रश्न है। पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्द से कीजिए। तो बच्चों इस यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में 2 शब्द दिए गए, एक शब्द गलत है और एक शब्द सही है। हमें उचित शब्दों के द्वारा इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार रिक्त स्थान था। अच्छा, अच्छा न। तो अच्छा न था, लिखेंगे अच्छा न था। पूरब की ओर के घर वालों की औरत भी रिक्त स्थान प्रसन्न, शंकित। तो वो भी शंकित थी, एक दूसरे पर शंका करते रहते थे वो दोनों। मैंने मदारी से इस शंका का भी रिक्त स्थान कर लिया है। हल, समाधान। तो आ जाएगा समाधान। लोगों ने रिक्त स्थान किया विरोध, सहयोग। तो लोगों ने क्या किया? इस बात का विरोध, लिखेंगे विरोध। उस गांव में एक स्वामी जी का रिक्त स्थान हुआ। तो आ जाएगा शुभागमन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें क्रमांक देना है जिस हिसाब से वो पाठ में आए हैं। तो चलिए पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था, दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था, गांव की पंचायत जुड़ी, सारा गांव नष्ट हो गया, यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया। तो चलिए अब 3, 4, नेक्स्ट है 2, फिर 5 और फिर 1। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के हल आसानी से खोज पाएंगे। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें आपस में बैर भाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे पर शंका नहीं करनी चाहिए, अपनी संयत बुद्धि के द्वारा कार्य करना चाहिए। यानी कि हमें मर्यादा, अपनी बुद्धि को भी एक मर्यादित भाव में रखना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना विचारना चाहिए और केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।